नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम हॉट टॉपिक विथ हेमंत अत्री। हेमंत जी ने जब एक डॉक्यूमेंट भेजा तो पहले मैं हंसा, फिर उनको फोन करके बोला, क्या बात कर रहे हो हेमंत जी, सीरियस जर्नलिस्ट हो, मैं इज्जत करता हूं आपकी, आप मेरी इज्जत करते हैं, छिचोरी बात पे कैसे आप पान की दुकान की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाऊ मैं भी आपकी इज्जत करता हूं, मैं कभी ऐसी छिचोरी बात आपसे नहीं कहूंगा। मैं ताज्जुब लगेगा और जब मैं ये बोलूंगा आपको तो मुझे याद है दर्शक भी एक मिनट के लिए सोचेंगे कि हम मजाक कर रहे हैं। इस देश में एसआईआर हो ही नहीं रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हेमंत अत्री नहीं कह रहे हैं, ये चुनाव आयोग कह रहा है। जब ये बात मेरे सामने आई तो मैं सोचने लगा बिहार में हुआ वो क्या था, उत्तर प्रदेश बंगाल में लोग मर रहे हैं, अपना जीवन समाप्त कर रहे बीएलओ, ये क्या था। सर्वोच्च न्यायालय में किस बात पे बहस हो रही है, किस बात पर केरल में बीएलओ रास्ते पे उतरे हैं, किस बात को लेकर तमिलनाडु गवर्नमेंट सर्वोच्च न्यायालय पहुंची है, किस बात को लेकर पार्लियामेंट में गर्मा गर्मी हुई है, 10 घंटे का डिस्कशन हुआ है। बहुत भ्रम की स्थिति है। चुनाव आयोग कहता है कि एसआईआर हमारा अधिकार है और हम करवा के रहेंगे और ये जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में हम नहीं जा सकते, उनको करने दीजिए। विपक्ष कहता है कि एसआईआर के नाम पे बहुत ज्यादा वोट चोरी हो रही है। 10 घंटे के डिबेट में कपिल सिब्बल बहुत बड़े वकील है, सर्वोच्च न्यायालय के बहुत बड़ा नाम है, वो कहते हैं कि संविधान ने अधिकार ही नहीं दिया है एसआईआर करने का। आखिर जब इतना सारा भ्रम फैला हुआ है तो एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने, अंजलि जी ने, सीधा एक एप्लीकेशन ही डाला और पूछा कि एसआईआर हो रही है या नहीं हो रही है। उसका जो रिप्लाई आया, उसके शॉक से मैं अभी तक नहीं निकला। जरा हेमंत भाई को जोड़िए। नमस्कार हेमंत भाई, प्रणाम। आज सोमवार के दिन सप्ताह का पहला दिन होता है, उत्साह में होता है, खबरों का भी लैंडिंग होता है, अच्छा खबरें आती हैं, लेकिन इसके बीच में आपने तो मुझे होश ही उड़ा दिए। जब आपने मुझे कहा ऐसा है तो मुझे लगा कि मजाक कर रहे हैं। क्या अंजलि जी का आरटीआई एप्लीकेशन था, क्या जवाब था, इसको आप खुल के एक एक परत खोल कर अपने दर्शकों को आज समझाइए। मैं तो अभी भी भ्रम में हूं, मैं अभी भी उसी चक्कर में हूं कि मतलब फिर ये देश कैसा चल रहा है, भगवान भरोसे चल रहा है। अशोक जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। भ्रम में आप नहीं, भ्रम में मैं भी नहीं हूं, भ्रम में अंजलि जी भी नहीं है। अगर मैं आपको नाम बताऊंगा तो आप सन हो जाएंगे। इस देश के दो पूर्व चुनाव आयुक्त बन ना केवल भ्रम में है बल्कि सन हो गई। ये जब मेरा कागज देखा, मैं उन्होंने मैंने भेजा, सन हो गए वो। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अब ये पूरी कहानी बता देता हूं आपको। जैसा आपने इंट्रोडक्शन बहुत शानदार किया। आयोग, मैं पहले पत्रकार हूं तो इंट्रो से ही शुरू करता हूं, आदत थोड़ी उस तरह की है। हेडिंग बताता हूं पहले। आयोग ने अभी तक 2025 में पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर शुरू करने पर कोई फैसला नहीं लिया है। ये अशोक वानखेड़े ने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, ये मुख्य चुनाव आयोग के प्रधान सचिव का कोट है। अभी दिखाऊंगा आपको। अगला क्या कहा, आरटीआई एक्ट के तहत ईसीआई के प्रथम अपीलीय अधिकारी का जवाब है, 2003 में बिहार में किए गए मतदाता सूची के पुनरीक्षण की कोई भी फाइल ईसीआई के पास भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। आरटीआई के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी का जवाब है। बाप रे। ठीक, इसको छोड़ दीजिए आप। अभी तो आपको सन, पूरा कार्यक्रम में सन रहेंगे आप, मेरी गारंटी है आपको। आरटीआई एप्लीकेशन नंबर 30,951। आवेदक अंजलि भारद्वाज जी, जो पुरानी आरटीआई एक्टिविस्ट है, उन्होंने एक सवाल पूछा सीधा, नोटेडा बेटा, चुनाव आयोग से, कि किसी भी स्वतंत्र मूल्यांकन, अध्ययन, विश्लेषण की कॉपी दीजिए मुझे
जिसके आधार पर चुनाव आयोग ने 2025 में पूरे देश में विशेष गहन संशोधन SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू करने का फैसला किया था। इसके अलावा उन सभी फाइलों विद इन ब्रैकेट नोटिंग्स, पत्राचार और रिकॉर्ड जो इस फाइल का हिस्सा है की कॉपी भी मुझे उपलब्ध कराई जाए, जिनके जरिए 2005 में पूरे देश में एक विशेष गहन संशोधन शुरू करने का फैसला ECI द्वारा तब किया गया था। 27 अगस्त 2025 को अपने जवाब में, पहला जवाब जो CPIO देता है, ECI ने 24/6/2025 की ECI की गाइडलाइन वो कब की मांग रही है? 2003 की। आपने कब की थी? 2025, 24/6/2025 की ECI की गाइडलाइन ऑब्लिक निर्देश की एक कॉपी दे दी, जो पहले से ऑलरेडी वेबसाइट पे आप अभी खोल लो, भी अवेलेबल है, उपलब्ध है। और कहा कि इसके अलावा कमीशन के पास और कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। यानी कि किस मूल्यांकन के आधार पर आपने ये फैसला किया, कौन सी स्टडी कराई थी, क्या एनालिसिस किया था, और उसके बाद फाइल नोटिंग क्या क्या है, उसमें आपने क्या क्या लिखा है, वो कॉपी दे दीजिए। साधारण बात है, RTI में कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं इसके अंदर, जो भी फाइल आप दे दीजिए, पब्लिक डॉक्यूमेंट। इसके बाद अब आप सुनिएगा, अब आपका समय आया है। TC कॉम है, TC कॉम प्रधान सचिव है चुनाव आयोग के और प्रथम अपीलीय अधिकारी है। CPIO के ऊपर प्रथम अपीलीय अधिकारी होता है, चुनाव सूचना आयोग से पहले यहां अपील जाती है। उन्होंने अपनी अपील का निपटारा करते हुए क्या कहा, और मैं चाहूंगा कि वो स्क्रीनशॉट दिखाएं ताकि दर्शक उसको तुरंत कोरिलेट कर ले। ये जवाब इंग्लिश में है, मैं इसको हिंदी में पढ़ रहा हूं। मैंने मूल आवेदन और CPIO के जवाब की जांच की है। प्रधान सचिव कह रहे हैं, क्योंकि जवाब काफी अपर्याप्त है, इसलिए CPIO से 2025 में देश भर में एक विशेष गहन संशोधन SIR शुरू करने के निर्णय से संबंधित सभी फाइलों के संदर्भ, संख्या की उपलब्धता के बारे में टिप्पणी देने के लिए कहा गया था। यानी कि FAA ने उनसे मांगा था। तो उन्होंने कहा, लेकिन CPIO ने यह जानकारी नहीं दी क्योंकि आवश्यक जानकारी उनके पास, ध्यान से, उनके पास किसी भी भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं है। ठीक, इस संबंध में अपीलकर्ता को सूचित किया जाता है। यह एक शब्द ध्यान से सुनिएगा कि आयोग ने अभी तक 2025 में देश भर में एक विशेष गहन संशोधन SIR शुरू करने के बारे में कोई भी निर्णय नहीं लिया है। ये प्रधान सचिव कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, नहीं लिया है, और इसलिए इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी जानी है। लेकिन CPIO ने 24/6/2005 के पत्र के माध्यम से आयोग का निर्देश प्रदान किया है, जो उनके पास उपलब्ध है। अपीलकर्ता को आगे सूचित किया जाता है कि RTI अधिनियम केवल वही जानकारी प्रकट करने का आदेश देता है जो सार्वजनिक प्राधिकरण के पास भौतिक रूप से उपलब्ध है, इसलिए अपील का निपटारा तदनुसार किया जाता है। कर लीजिए, क्या करेंगे आप। अभी भी कुछ दोबारा बताऊं आपको, कोट एंड कोट में एक एक शब्द का ट्रांसलेशन किया है। प्रधान सचिव ये कह रहा है कि हमने कोई फैसला नहीं किया है। ये कागज जब मैंने आपको भेजा तो मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त से बात की, पुराने, अब वाले तो भाई साहब आजकल पता ही आपको, तो ध्यान लगा रहे होंगे गुफा में मिल ले रहे, बिल्कुल गुफा में ध्यान लगा रहे। तो हाँ, तो मैंने पूछा कि सर, तो उसने कहा यार ये सच है क्या ये? मैंने कहा सर आप वेबसाइट पे, मैंने नंबर दिया RTI एप्लीकेशन का। उन्होंने कहा कि ये बकवास है, बेबुनियाद है, झूठा है और गुमराह करने वाला है। ये बयान कि कमीशन ने अभी तक 2025 में पूरे देश में SIR शुरू करने पर कोई फैसला नहीं लिया है और इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी जानी चाहिए, इस आदेश का साफ तौर पर उल्लंघन करता है जो 24/6/25 को जारी किया गया, जिसके पैरा 10 में क्या कहा गया है बाबू? 24/6/25 का पैरा 10 क्या कह रहा है? इसलिए कमीशन ने अब चुनावी सूचियों की अखंडता की रक्षा करने के अपने संवैधानिक जनादेश को पूरा करने के लिए पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू करने का फैसला किया है। 24 जून के आदेश में कह रहे हैं कि हमने SIR का फैसला किया है, RTI के जवाब में कह रहे हैं प्रधान सचिव महोदय कि हमने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। इसके अलावा आपको कुछ चाहिए तो बताइए। ये नया चुनाव आयोग है, मुझे बताइए क्यों किया होगा ऐसा? ये झूठ बोलने की जरूरत क्या है? क्यों रिकॉर्ड पे लाना नहीं चाहते? क्योंकि मुझे लगने लगा है कि 10 घंटे का जो चर्चा हुआ चुनाव सुधार कार्यक्रम, जिसमें SIR फोकस था, उसमें कपिल सिब्बल जी ने कुछ संविधान को कोट करते हुए कहा था कि आप पूरे देश में SIR कर ही नहीं सकते हो।
वो अधिकारी नहीं है आपका। किसी विशेष क्षेत्र का, विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र का बहुत ज्यादा कंप्लेंट आने पर उस कंप्लेंट को निस्तार करने के लिए आप एसआईआर करवा सकते हो वहां का। तो पूरे देश के हर जगह से आपको कंप्लेंट कहां से आए जो पूरे देश के कर रहे हैं आप? ये कपिल सिब्बल ने कोट किया था। उसके ऊपर, क्योंकि सारा गोदी मीडिया तो उसकी बात नहीं करेगा, हमारे यहाँ जरूर न्यूज लॉन्चर पे उस पर चर्चा हुई थी, लेकिन उसके ऊपर चुनाव आयोग मौन है। क्या चुनाव आयोग कपिल सिब्बल के उस वक्तव्य से बैकफुट पे आया, इसलिए आरटीआई में ये जवाब दिया कि अब वो रिकॉर्ड पे नहीं कहना चाहती है कि हम एसआईआर कर रहे हैं? और यदि आरटीआई का ये जवाब सब दूर पब्लिश किया जाए तो क्यों बीएलओ जाएगा कल काम पे? क्या जरूरत है उसको काम पे जाने की? वो बोलेंगे आप एसआईआर क्यों नहीं कर रहे? बोले क्यों करेंगे एसआईआर, आप तो करीब आ ही नहीं रहे हो, तो मैं क्यों ये कागज भरूं, किसके अशोक आदेश पे जी, भरूं? तो अशोक देश में जी, ये जो तमाशा चल रहा है ये किसके आदेश से चल रहा है? और अशोक यदि, जी, हाँ बताइए बताइए। अशोक जी, ये जो आप बता रहे हैं ना सारी बात, इसका पूछ कौन रहा है, जवाब कौन दे, कोई क्यों दे? चल रहा है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट में पहली हियरिंग 10 जुलाई की थी, आपको ध्यान होगा, फर्स्ट हियरिंग। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अंदर एसआईआर की वैलिडिटी से लेकर के संवैधानिक अधिकारों से लेकर के चुनाव हर चीज पे चर्चा शुरू हुई थी। और उस पहले ही शो का शाम का अपना देखा हो तो हमने क्या कहा था कि ये ड्रामा ऐसे ही चलता रहेगा आखिर तक और ये सब कुछ भी होगा। वो सब कुछ यूं का बिहार का चुनाव हो गया ना, आपने 67 लाख बिल्कुल वोट काट दिए ना। काट आज दिए। मैंने आज मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त जो हमारे पुराने हैं उनसे मैंने पूछा, मगर सर सही सही बता दीजिए हकीकत में बिहार में कितने विदेशी पकड़े गए? तो उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड पे मुझे मत कहिएगा। मैंने कहा नहीं जी। उन्होंने कहा 500 विदेशी पकड़े गए, जिनमें से 350 महिलाएं वो है नेपाली हिंदू महिलाएं जो बिहार में शादी करके बस गई। हिंदू हम्म, महिला बिहार में शादी करके बस गई, तो वो तो भारत की नागरिक हो गई शादी करने के बाद। 150 ऐसे बांग्लादेशी पकड़े गए जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जिनकी वोट डाउटफुल निकली। लेकिन चुनाव आयोग ने आज तक कहा नहीं, ना अमित शाह जी ने कहा, ना प्रधानमंत्री। घुसपैठिया रोज बताते हैं आपको, रोज घुसपैठी हुआ जिक्र, कल भी कर रहे थे असम के अंदर। संख्या नहीं बताई आज तक। नहीं नहीं, 8। संख्या संख्या जीरो बताई। इसलिए मैं बोलता हूं जीरो बताई कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने तमिलनाडु का एसआईआर का केस पे डिस्पोज करते हुए कहा कि एसआईआर जरूरी है। देखिए एसआईआर हुई तो पता पड़ा हमको घुसपैठियों का डर था, लेकिन एसआईआर बिहार में हुई तो पता पड़ा बिहार में एक भी घुसपैठिया नहीं है। ये देश के लिए अच्छी बात है। तो या तो ये जो आंकड़े आप बता रहे हैं, यदि ये आंकड़े होते हुए भी सर्वोच्च न्यायालय को नहीं दिए तो इसका मतलब सर्वोच्च न्यायालय का भी कंटेम्प्ट हुआ है। न्यायपालिका झूठ बोल रही है इनके दिए हुए इंफॉर्मेशन पे। लेकिन आप अभी कह रहे हैं कि 500 के आसपास लोग हैं, उसमें से 300 महिला तो वही है जो शादी करके आई है, तो वो तो नागरिक हो गई, तो फिर घुसपैठिया कैसे हो गए? कोई चाउमीन खाए किसी चाइनीज रेस्टोरेंट में तो चाइनीज तो चीनी थोड़ा हो गया भाई साहब। ये हर ज्ञानेश गुप्ता का भारत है, ज्ञानेश गुप्ता का भारत है, ज्ञानेश गुप्ता मोदी जी नहीं अमित तो शाह ये, का। तो ये या तो चुनाव आयोग इतना फैल चुका है कि चुनाव आयोग के एक हाथ को मालूम नहीं दूसरा हाथ क्या कर रहा है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, दैट इज ये द इनको प्रॉब्लम। पता नहीं एग्जैक्टली। यदि इन जो अपर सचिव है, जो इतने बड़े अधिकारी बैठे हैं, यदि इनको ही पता नहीं एसआईआर हो रही है तो फिर एसआईआर कौन कर रहा है? चुनाव आयोग किसको कहे हम? क्या ज्ञानेश कुमार अकेले में चुनाव आयोग है कि बाकी दो जो उनके साथ आयुक्त है वो भी चुनाव आयोग का भाग होगा? चुनाव आयोग के ऑफिस बीरर भी चुनाव आयोग का भाग होगा? इनको फिर रिडिफाइन करना पड़ेगा चुनाव आयोग क्या है। नहीं आशीष भाई, जो सॉरी अशोक जी, जो उन्होंने कही ना बात इंटरेस्टिंग, मैं आपको कोट एंड कोट विदाउट नेमिंग हिम, उन्होंने कहा कि 150 बांग्लादेशी पकड़ लिया आपने, ठीक है। अगर उनकी बात मान ले 150 हम्म बांग्लादेशी, हम्म क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त रहे भाई, सारा स्टाफ सब कुछ, उनको सारी बातचीत हम्म होती है, वो हम्म, प्रीवी है उन सारी बातों के। उन्होंने कहा कि 150 लोगों को पकड़ने के लिए आपने 8 करोड़ लोगों को धक्के खिला दिए 3 महीने तक बिल्कुल बिल्कुल। बिहार में, 8 करोड़ लोगों को। उसमें अकेले मुसलमान धक्के थोड़ी खा रहे थे, उसमें तो हिंदू भी खा रहे थे। तो आप किसका भला कर रहे हो? अशोक घर वानखेड़े की अच्छी भली वोट है, मैं उनको दौड़ा रहा हूं पूरे परिवार को, तो आगे से फिर आपकी वोट की उम्मीद भी करूंगा कि आप मुझे वोट भी देंगे। नहीं नहीं, सवाल ये है ना, घर में मच्छर हो गए तो आप आग थोड़ी लगाओगे घर को जी जी, वही कर मच्छर रहे हैं, जलाने के लिए? आपको वही कर रहे 150 लोग निकलने थे। अच्छा वो 150 भी लोग आपने कहा निकाले? वो 150 लोग कब से है भारत में? पिछले 40 साल से है?
पिछले 11 साल से तो आप ही राज कर रहे हैं और पिछले 20 साल से तो नीतीश कुमार वहां मुख्यमंत्री बना हुआ है। तो यदि घुसपैठी आए तो इसकी जिम्मेदारी कौन है? घुसपैठी आते हैं तो जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस घुसपैठियों को ला रही है। प्रधानमंत्री ये बोल बोल के क्यों अपनी भत खुद पिटवा रहे हैं? बंगाल में खुद बोल रहे हैं कि ये घुसपैठिए ला रहे हैं। कांग्रेस इतनी ताकतवर है कि आपके हाथ में केंद्र की सरकार है, बॉर्डर्स आपके पास है, बॉर्डर्स पे सारी सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस आपको रिपोर्ट करती है। इसके बावजूद ये कांग्रेस कहां से ला रही है घुसपैठिया? और कांग्रेस घुसपैठिया ला रही है और आप रोक नहीं पा रहे, तो आपसे नाकारा सरकार नहीं हो सकती, प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। आपने तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। जो कांग्रेस कहीं नहीं है, देखिए बिहार में कांग्रेस कहीं नहीं है, आपने देखा बंगाल में कांग्रेस कहीं नहीं है, आसाम में कांग्रेस लड़ रही है, बाकी उड़ीसा में कांग्रेस कहीं नहीं है। आप सारी बॉर्डर एरिया देखिए, कौन सी कांग्रेस है? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है। जब ऐसी जगह पे कांग्रेस नहीं है तो ये बॉर्डर से ला कौन रहा है अंदर? सारी सेंट्रल एजेंसीज क्या सुबह उठ के राहुल गांधी को रिपोर्ट करती है? तो उनके सारे मुखिया बदल दीजिए, एक्शन लीजिए। नहीं भाऊ, इसमें क्या है कि देखिए, मोदी जी की एक बड़ी खासियत है, आपने उनका लंबा समय का शासनकाल, अमृतकाल गुजरात में देखा पहले, अब भारत के अंदर अनंत अमृतकाल चलाने के चक्कर में उनकी एक ही खासियत है कि वो जवाबदेह नहीं है किसी के प्रति। एक चीज करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, दूसरी चीज करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, जनता लाइनों में खड़ी रहती है। ये आपने कितनी बार देख लिया, जनता लाइनों में खड़ी होकर आनंद में है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने पूछा उनसे, मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय से, मैंने कहा सर ये इसको क्या कहेंगे आप? उन्होंने कहा, बहुत सिंपल सी लाइन, उन्होंने कहा कि पूरे देश में इस हिसाब से तो जो कल आपने देखा तमिलनाडु में 97 लाख के आसपास वोट कटने का एक पूरा एक फिगर आया है टेंटेटिव। उन्होंने कहा कि पूरे देश में 8 से 10 करोड़ वोट कटने वाले हैं। कटने वाले पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर मताधिकार छीनने का कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। एक 8 करोड़ में से आपको अगर उनकी भी बात मान ले तो 150 विदेशी मिले 8 करोड़ में से, तो 144 करोड़ में से 100 करोड़ वोटर है हमारे, 99 पॉइंट कुछ करोड़ है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि साहब हमने जो इस देश की वोटर लिस्ट के अंदर 99% एक्यूरेसी जो हम लेकर के आए थे, उसके लिए हमारी 30 साल की तपस्या लगी थी, 30 साल की, और उस हमारी 1% खामी को ये 30 दिन में खत्म करना चाहते हैं। मैंने कहा सर एसआईआर, उन्होंने कहा एसआईआर क्या है? उन्होंने कहा कि जब आपकी जो मौजूदा लिस्टें हैं जिससे मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी इन लिस्टों से प्रधानमंत्री बने ना पिछले साल, उन्होंने कहा कि साहब फरवरी मार्च अप्रैल मई तक तो ये लिस्टें सारी सारी वैलिड थी, और जैसे ही मोदी जी पीएम बने सारी इनवैलिड होगी, कूड़े में डाल दिया। और अब कौन सी लिस्ट से कंपेयर कर रहे हैं? भाऊ का नाम 2003 की लिस्ट से। ठीक, तो रिवीजन कहां है? ये जो रिवीजन किस चीज का होता है कि आपके हाथ में कोई कागज है, उसमें कुछ गलती रहेगी, आपने मुझे कहा यार तुम इसको देखो, इसको रिवाइज कर दो, आपके हाथ में तो कागज ही नहीं है, आप तो 2003 का कुछ स्क्रिप्ट लेके बैठे हुए हो। तो उन्होंने कहा कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहां है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने कहा, जो बात अभी तक कहीं पे भी नहीं उठी, वो बात उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं पहले, रिटायर हो चुके। तो आप इस देखिए पूरे जी इस एसआईआर क्यों, जो मुझे लगता है, जो मेरा आकलन जो मैंने देखा, 370 पार यूं ही नहीं आंकड़ा था हेमंत भाई, जी सोच समझ के कैलकुलेटेड आंकड़ा था, क्योंकि 305 इनके पास थे। इनको लगा 300 तो हमारे पास आ ही रहे हैं, अपने रिपीट हो रहे हैं। जुगाड़ से इन्होंने 60-70 की व्यवस्था की थी, 370 हो जाएंगे, एनडीए का बाकी कुनबा कुछ लेके आएगा तो 400 हो जाएगा, और फिर जो चाहे वो संविधान जैसा चाहे बदलना, जो खेल करना है, फिर वो वैसा पूछना नहीं पड़ेगा किसी को, जीएम राम जी करना पड़े नहीं, एक झटके में सब बदल डालेंगे सारे घर के। हुआ उल्टा, लोगों ने रिएक्ट किया, इनको 300 छोड़िए 150 पे लेके आए, 160 पे। 60-70 सीटों का जो जुगाड़ था इनका बाकी जगह पे, वो 60-70 सीटें मिली इनकी जुगाड़ की। तो लोकसभा चुनाव के बाद इनको एक बात समझ में आ गई कि हमारा जुगाड़ का स्ट्राइक रेट 100% है, अपील का स्ट्राइक रेट है जनता का, वहां जनता बहुत शाणी है, ठोक देती है, हमारा हम एक्सपोज हो गए। ये सारा खेल 2024 के बाद शुरू हुआ। एग्जैक्टली। महाराष्ट्र में 9 सीटों पे थे, 48 में से 9 सीटों पे बीजेपी, 9 सीटों में से 2 सीटें सिंबल कंफ्यूजन की वजह से गई।
राष्ट्रवादी पार्टी का सिंबल और एक इंडिपेंडेंट का सिंबल सिमिलर दिया उन्होंने, पिपाणी और तुतारी। उसके चक्कर में जिसकी औकात 100 वोट की नहीं थी, वो 1-1 लाख वोट लेके गया और वहां बीजेपी का उम्मीदवार जीत गया। तो ये बेसिकली 7 पे औकात थी इनकी। उसके बाद उन्होंने एक बात समझ में आ गई कि अब जुगाड़ का स्ट्राइक रेट यदि 100% है तो अब 100% ही जुगाड़ करना पड़ेगा। और 100% जुगाड़ का नाम अपने वोट बढ़वाओ, विपक्ष के वोट कटवाओ, गैप बढ़ जाएगा। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच में करोड़ों वोटर जोड़े गए और जो बीजेपी मात्र 9 सीटों पे थी, वो विधानसभा में 288 में से 130 सीट पे आ गई और सरकार बना दी। महाराष्ट्र के नतीजों ने इनको इतना जबरदस्त ये कर दिया, लेकिन तब तक महाराष्ट्र में ये बात उड़ के चली गई कि इतने कैसी सीटें ज्यादा होगी, इतने कैसी ज्यादा होगी, कितने कैसी ज्यादा नंबर आ गए। फिर उनको लगा कि अब ये बढ़ाने के लिए कुछ इसको टेक्निकल नाम देना पड़ेगा, एक कुछ कानूनी इसको एक कपड़ा पहनाना पड़ेगा, कानून का रूप देना पड़ेगा। फिर एसआईआर शुरू हो गई बिहार में। नहीं तो 30-40 फ्लोटिंग वोटर थे, वो वोटर 4-5 राज्यों के थे, वो हर चुनाव के राज्य में वहां एनरोल होते थे। जैसा ममता दीदी ने पकड़ा कि भाई एक यूनिक नंबर के हरियाणा में एक मतदाता है, बंगाल में एक ऐसा। तो ज्ञानेश कुमार ने पहली बार माना कि हाँ गलती हो गई, लेकिन साथ में जोड़ा कि ये मतदाता यूनिक नंबर सेम हो सकता है लेकिन मतदान नहीं कर पाएंगे क्योंकि राज्य अलग है, एड्रेस अलग है, सब कुछ अलग है। ममता दीदी ने दूसरे दिन दूसरा कागज दिया जिसमें वही हरियाणा की महिला बंगाल में फिर आ जाती है उसी यूनिक नंबर से, सिर्फ एड्रेस बदलता है, बाकी पिता का नाम, उम्र उम्र सब, फोटो वोटो सब सही। फिर इनको लगा कि अब एक गड़बड़ के मामले हो गए। फिर नहीं, अभी कुछ नहीं करो, हमको पूरी वोटर लिस्ट ठीक करनी है। फिर वोटर लिस्ट कैसी करना है? सत्ता पार्टी रिपीटेड, विपक्ष डिलीटेड, थस इलेक्शन कंप्लीटेड। बिहार में वही हुआ, कुनबे को कुनबे गायब हुए, लोग बीएलओ को पकड़ते हैं, बीएलओ के लिए पंचायत हो गई, वो गांव का टीचर होता है बेचारा, शिक्षक के यहाँ लोग पहुंच गए, हमने तो सारे डॉक्यूमेंट दिए थे, आपने तो ओके भी किए थे, अब क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा कि भाई क्या करें, हमने तो दिए, ऊपर वाले ने नाम रखा, मैं क्या करूं, मैं तो एक टीचर हूं। गडकरी जी ने लोकसभा चुनाव के बाद एक पब्लिकली कहा कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से लाखों की तादाद में मतदाता गायब हुए, उसमें मेरे रिलेटिव्स भी थे। ये कैसे हुए मुझे पता नहीं, क्योंकि गडकरी को चुनाव हरवाने के लिए कहां कहां से प्रयास हो रहे थे, आप और हम सब जानते हैं। जिस इंसान ने कहा था कि मैंने नागपुर के लिए काम किया, मुझे वोट मांगने की भी जरूरत नहीं है, वो पूरे परिवार के साथ वोट मांगने के लिए रास्ते पे उतरा, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि उनके जो समर्थक पॉकेट्स थे वो सारे गायब थे, मतदान में नहीं थे। तो ये एक नया सिस्टम चालू कर दिया कि इनको निपटाओ। अब वो कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा, और चुनाव आयोग कहेगा कि भाई आप प्रूफ दो। प्रूफ दिया तो बोले ये प्रूफ नहीं मानते हम, हमको अफिडेविट दो। अफिडेविट दिए समाजवादी पार्टी ने 18,000 अफिडेविट, उस अफिडेविट पे विचार करने के लिए इनको 10-10 साल चाहिए। कुल मिला के ये फ्रॉड होना है। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में जो मतदाता सूची में लोग बढ़े, उसको लेके पनवेल का एक उम्मीदवार मुंबई कोर्ट गए, हाईकोर्ट। मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं ये गलत है, इसको रेक्टिफाई करो चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने कहा हाँ करते हैं, और उसके बाद उसने किया नहीं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गया। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि अभी तो हमारी चुनाव प्रोसेस चालू हो गया साहब, अब तो इसी लिस्ट पे होगी, और पूरे पनवेल का पनवेल साफ हो गया। एक एक मतदाता में मतदान में 25-25 हजार वोट बढ़ा दो और आप 5-5 हजार वोट काट लो, 30,000 के वोट में तो विधानसभा में पटिया उलार हो जाता है। 202 कुछ विधानसभा में मिले हैं एनडीए कुनबे को बिहार में, उसमें से 128 सीटें ऐसी है जहां जीत की मार्जिन
और डिलीटेड वोटों की संख्या कई गुना ज्यादा है। जहां 3,000 से जीता है बीजेपी का उम्मीदवार, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 35,000 वोट डिलीट किए गए। तो जीत तो ऐसी होगी। तो इसीलिए ये एक वेल डिजाइन टूल है। अब चुनाव आयोग के सामने अब वो भी कहते हैं कि नहीं। अब सवाल ये है, कई बार मुझे ताज्जुब भी लगता है कि विपक्ष, अब बिहार का चुनाव हो गया, सब ठंडे पड़ गए। क्यों ठंडे पड़ गए भाई? बिहार में जो लोग बिहार के मतदाता है लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, उन्होंने कोर्ट जाना चाहिए। विपक्ष ने उनको कोर्ट लेके जाना चाहिए कि हमारा मतदान का अधिकार हमसे वंचित क्यों किया, इसकी जवाबदेही किसी ना किसी की होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय तय करे। सर्वोच्च न्यायालय को बहुत विश्वास है उनपे। सूर्यकांत जी के बेंच पे सारी केसेस लगते, उन्होंने तो कहा कि हमें आशा है कि काम ठीक करेगा। तो ये इतना जो है, लेकिन अब जब आप इतनी मुजोरी से काम कर ही रहे हैं, तो हेमंत जी, मैं आखिर में आपसे पूछना चाहता हूं, मना करने का कारण क्या? नहीं, जब देखो सारा तो देखिए, निर्लज्जता की चादर ओढ़े सारी बात हो रही है। आप विदेशी मॉडल के फोटो दिखाने के बाद बोलते हम नहीं मानते, एक घर पे इतने मतदाता हम नहीं मानते, ये ऐसा हो गया हम नहीं मानते, जाओ तुमको जो करना सो। यही एटीट्यूड है। अब इस एटीट्यूड के बाद बोल देते कि हाँ हो रही है एसआईआर। हाँ, तो ना कहने का कारण क्या? क्या टेक्निकल कारण है? क्योंकि आपने कई लोगों से बात की है, तो देखिए दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जब इतना बड़ा आप लेके आई वो खबर, तो कम से कम इतना ना क्यों कहा, इसका तो विश्लेषण आप करिए। नहीं अशोक जी, मैंने पूछा कि सर ये अगर ये इनके पास अधिकार नहीं है, शायद मैं चाहूंगा कंट्रोल रूम उसको रन कर दे, पूरे जवाब को, शायद भूल गए, पूरे उसको जवाब को रन करें। तो बेसिकली क्या है कि इसमें सारे में जो कहानी है, मैंने कहा सर आप नहीं कर सकते, चुनाव आयोग नहीं कर सकते, तो कौन कर सकता है? उन्होंने कहा कि पूरे देश में तो हम भी नहीं कर सकते। तो मैंने कहा फिर ये कौन कर रहा है? कहते भगवान ही मालिक है। ये कैसे संभव है? ये आपने जो बिल्कुल कहा, ये एक नया टूल है जो डिजाइन और डेवलप किया गया है 400 सीट के जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए। इस बार नहीं हो पाया, तो किसी तरीके से इस सारी चीजों को, जो पूरे देश में जो वोटर लिस्ट बनेंगी वो कोई लोकसभा के लिए तो बनेंगी नहीं, उसी के हिसाब से विधानसभाएं भी होंगी। और फिर एक झटके में वन नेशन वन इलेक्शन का नाम दे करके, क्योंकि आपने न्यायपालिका का रुख देख लिया, सब कुछ देख लिया आपने, मुझे और आपको कुछ कहने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। ना कोई सुनने वाला है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई सुनाने वाला है। लेट्स बी वेरी क्लियर। वैसी सूरत में इनका जो गेम मुझे लग रहा है कि एक बार जैसे इस देश में ये एसआईआर हो जाए, सारी चीजें जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो कंप्लीट कंट्रोल में है, ये मान करके चलिए, आपसे ज्यादा कौन जानता है। वैसी सूरत में वन नेशन वन इलेक्शन करके, और फाइनल जो डेस्टिनेशन है आरएसएस का 100 साल का, वन नेशन वन इलेक्शन वन लीडर, 400 सीट पर ला जा करके फिर वन लीडर, फिर वन जैसे लीडर वन पार्टी, वन पार्टी वन लीडर। ऑब्वियसली, उसमें तो कोई दैट गोज विदाउट सेइंग ना, वन नेशन वन इलेक्शन वन लीडर एंड देन एवरीथिंग इज वन। तो मुझे जो लग रहा है कि इनका पूरे का पूरा खेल ये है। और जिस तरीके से आरटीआई के जवाब में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये कह रहा है कि देयर इज नो एसआईआर गोइंग ऑन इन द कंट्री, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? मेरा सवाल ये है। चीफ जस्टिस के पास केस है भाई साहब, ये छोटा मोटा नहीं है, और 10 जुलाई से चल रहा है। पहली हियरिंग पे ये हुआ था कि सुप्रीम अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पूरे देश में एक साथ एसआईआर कराने का कोई मैंडेट नहीं, कोई मैंडेट नहीं। क्या उसमें फैसला हो गया? क्या बिहार का चुनाव हो गया, खत्म, घूमते रहिए। अब बंगाल का हो जाएगा, तमिलनाडु का हो जाएगा, असम में कल कह दिया। आप देखिए एसआईआर तो सारे देश में एक जैसा ही होता होगा या उसका भी अलग अलग है? बिहार के अंदर आपने बिहार एसआईआर में किया, क्या किया आपने? पूरे बिहार के अंदर बाढ़ आई हुई थी, बहुत परेशानी में लोग थे, पलायन था, सारी चीजें थी। 1 महीने का समय दे दिया, सबको कहा कि अपने अपने कागज लेकर के आओ, ठीक। और बाकी जगह जो एसआईआर वहां तो किसी से कागज नहीं मांग रहे। ऐसा कैसे? या तो वहां भी गलत मांगे या यहां भी मांग लो। आसाम में तो एसआईआर नहीं हो रही है ना, सिर्फ सिंपल रिवीजन है। ऐसा हटा दिया ना, ऐसा हटा दिया, इंटेंसिव रिवीजन छोड़ दिया। तो इंटेंसिव रिवीजन तो चुनाव आयोग सब जगह ही करता, तभी तो वो कह रहे थे मुझे कि हर साल हम इंटेंसिव रिवीजन तो करते ही हैं। तो एस पहले लगाया क्यों, फिर सब में हटाया क्यों? तो यू शो मी द स्टेट, आई विल शो यू द रूल, इज एज सिंपल एज दैट। तो इसके अलावा कुछ नहीं है। डबल इंजन की सरकार है तो वहां रूल अलग है, अपोजिशन की सरकार है तो वहां रूल अलग है, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है तो वहां रूल अलग है। कुल मिलाकर
अत्री जी से पूरी बात करने के बाद हेमंत भाई से एक बात तो क्लियर हो गई है कि इस देश में एसआईआर नहीं हो रही है, लेकिन इस देश में एसआईआर हो रही है। अब आप मुझे पागल मत घोषित करिएगा, क्योंकि ये पागलपन का जिम्मा चुनाव आयोग ने लिया है। भ्रम और भय, ये दो यूएसपी है वर्तमान सरकार की। भय और भ्रम से ही सरकारें चल रही है, सरकार चला रही है। लेकिन स्वायत्त संस्थाएं, चुनाव आयोग जैसी भी, भ्रम फैलाने में कोई पीछे नहीं रहते। भ्रम का जो बीज, भ्रम फैलाने का जो बेसिक कंसेप्ट है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस देश को देन है। अब वो छोटा बीज बहुत बड़ा वटवृक्ष हो गया है, और इसीलिए सब हम भ्रम में हैं। इसीलिए ये कागज देखने के बाद आरटीआई से पूछोगे तो इस देश में एसआईआर नहीं हो रही है, बीएलओ को पूछोगे तो एसआईआर हो रही है, सर्वोच्च न्यायालय को पूछोगे तो जो भी कर रहा है चुनाव आयोग वो कानून ही कर रहा होगा। एसआईआर कर भी रहा होगा और एसआईआर नहीं भी कर रहा होगा। तो आप देख लीजिएगा, आप आज मतदाता भी है, नहीं भी है, ये भी देख लीजिएगा। आज विपक्ष है, नहीं भी है। यहाँ शाश्वती की चीज है, वो है ज्ञानेश कुमार। शाश्वती की चीज है, वो है सर्वोच्च न्यायालय। शाश्वती की चीज है, वो है नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा। आज इस पूरे कार्यक्रम में हेमंत भाई ने तो बहुत झटका दिया, मैं उससे उभर नहीं पा रहा हूं। लेकिन जो मैं कंफ्यूज करके बोला, क्योंकि कंफ्यूज हम सभी है, और यही इस सरकार की यूएसपी है। आज इतना ही हेमंत भाई, आप आए और आपने बहुत बड़ी खबर लाई। दर्शकों की तरफ से एक बार फिर से धन्यवाद आपको, और आप सभी दर्शक जुड़े रहे, ऐसे ही साथ देते रहिएगा। खबरें जो नहीं कहीं आती आपके पास लाने का प्रयास करेंगे, विश्लेषण जो नहीं कोई सुनाता आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। कम से कम हम भ्रम में नहीं रह सकते, हम भ्रम को दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारा टॉर्च बहुत छोटा है, हमारा लाइट बहुत छोटा है, हम छोटा प्लेटफॉर्म है। इसको आप शेयर कीजिए, लोगों के साथ बातचीत कीजिएगा। आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल दीजिएगा, और आपसे थोड़ा सा भ्रम से हटके यदि आपको कुछ समझ में आ जाए तो कमेंट भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार हेमंत भाई। नमस्कार।